हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं अपने न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म के पार्ट 2 के बारे में। पहले हमने सोचा था कि पार्ट 1 में सब कवर हो जाएगा, लेकिन वो ऑलरेडी 1.5 घंटे की वीडियो हो गई थी। तो अब हम जो है यहाँ पर बात करेंगे बाकी के टॉपिक। तो इस वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं, बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन्स, पिरामिडिन्स और इनके न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में, और इसमें कैटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे जो हमारा हाइपर यूरेसिमिया और गॉट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो, हमने ये पढ़ लिया था न्यूक्लियर बायोसिंथेसिस क्या थे। तो हमने क्या देखा था कि न्यूक्लिक एसिड मेनली क्या होता है हमारा हमारा कोई भी जो बॉडी है उसके सेल्स के सबसे अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर का पार्ट न्यूक्लिक एसिड होता है। ये डीएनए आरएनए हमारे होते हैं। ये सब सिंपल फंडा आप ऑलरेडी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हो। नहीं देखा हो तो पार्ट 1 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसमें से मोस्टली स्ट्रक्चर, फंक्शन, डीएनए आरएनए, प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन सिंथेसिस, जेनेटिक कोड, ये सारे हमारे पहले पार्ट में ही कवर हो जाते हैं। बाकी इस वीडियो से पहले आपको ये पता होगा कि न्यूक्लिक एसिड जो हमारा है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, और न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पेंटोस शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस से बने होते हैं। पेंटोस शुगर हमारे डीऑक्सी राइबोस डीएनए के लिए, राइबोस आरएनए के लिए, ये सब होता है। ये पहले हम पढ़ चुके हैं। फॉस्फेट ग्रुप आपको यहाँ दिख रहा होगा, नाइट्रोजन बेस यहाँ पे दिख जाएंगे। नाइट्रोजन बेस हमारे प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स में पाए जाते हैं। अब प्यूरिन्स में हमारे डबल बॉन्डेड होते हैं, डबल रिंग वाले होते हैं, और पिरामिडिन्स में सिंगल रिंग वाले होते हैं। बाकी कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे पूरा दिख रहा होगा न्यूक्लियोटाइड्स का, ठीक है। और ये किस तरह होता है वो आपको यहाँ चले बात करते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन्स न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। तो अब हम बात करते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन्स न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। अब जैसे हमारे सिलेबस में क्या है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जो नाइट्रोजनस बेस है वो हमारे दो तरह के हैं, प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स वाले होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स है ना, इनको हम सिंथेसाइज कैसे करेंगे उसी के बारे में मेनली हमें बात करनी है। अब यहाँ पे एक और बात समझ लो क्या इंपॉर्टेंट थी। अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड्स, तो यहाँ पे क्या लगा, हमने एडेनिन का स्ट्रक्चर जोड़ा है, और एडेनिन हमारा एक प्यूरिन्स है। क्या है, हमारा एक प्यूरिन्स है। तो उस वजह से हम इस पूरे न्यूक्लियोटाइड्स को क्या बोल देंगे, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारा प्यूरिन्स लगा हुआ है। अब अगर इसकी जगह यहाँ पे पिरामिडिन्स का कोई मान लो साइटोसिन या थायमिन या यूरेसिल लगा होता है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं पिरामिडिन न्यूक्लियोटाइड्स बोल देते हैं। यानी कि ये जो पूरा मतलब है बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड, इसका मतलब समझ गया कि प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब क्या है कि जब हमारा जो डीएनए आरएनए का जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें हमारे यहाँ पे क्या है, प्यूरिन्स लगा होता है। जब प्यूरिन्स लगा होगा तो वो हमारा प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे हो जाता है। अब देखो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या होती है। तो जब मान लो हमको क्या है, यहाँ पे बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन्स है। अब आप यहाँ पे पढ़ रहे होंगे बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन्स है और पिरामिडिन्स है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमारे जो प्यूरिन्स है, एडेनिन या ग्वानिन है, ये हमारे इंडिविजुअल नहीं बनते हैं। यानी कि इंडिविजुअल क्या है कि हमने मान लो पहले हमने एडेनिन या थायमिन बना लिया, उसके बाद हम उसको जो है यहाँ पे जाके ऐड कर रहे हैं, लेकिन ये इस तरह सिंथेसाइज नहीं होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें अगर एडेनिन या थायमिन या कोई सा भी हमें प्यूरिन्स या पिरामिडिन्स का न्यूक्लियोटाइड बनाना होता है, तो उसके लिए हमें ये कंप्लीट ही न्यूक्लियोटाइड बनाना पड़ेगा। यानी कि जब हम इसमें बनाएंगे तो उसमें हमारी पेंटोस शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस तीनों ही हमारे प्रेजेंट होंगे। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। सिर्फ हम इसको प्यूरिन नहीं बोलेंगे, हम इन दोनों को साथ में बोलते हैं कि प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि इसमें हमारा क्या होगा, जो हमारा प्यूरिन बनेगा उस प्यूरिन्स में हमारे ये दोनों चीज़ें ऑलरेडी अटैच होकर बनेंगी, फॉस्फेट और पेंटोस शुगर। इसीलिए ये हम पूरे को क्या बोलते हैं, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। तो थोड़ी दिक्कत है यहाँ पे कि जो हमारा नाइट्रोजन बेस प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स है, इनको जब हम बनाने जा रहे हैं तो हमारे जो एडेनिन, ग्वानिन या यूरेसिल है, ये अकेले नहीं बन रहे भाई, इंडिविजुअल नहीं बन रहे, इनमें वो काबिलियत नहीं है। तो ये हमारे क्या करते हैं, ये हमारे इसी यानी कि पूरे न्यूक्लियोटाइड्स के साथ में बनते हैं। अब ये कैसे बन सकते हैं, आपको इतना समझ आ गया होगा साथ में बनाए। तो ये बेसिकली हमारे दो मेथड से बनते हैं। एक हमारा होता है डी नोवो पाथवे और एक हमारा होता है सैल्वेज पाथवे। अब देखो, जो हमारा डी नोवो पाथवे है ना, ये थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन जो हमारा सैल्वेज पाथवे है ये हमारा बहुत सिंपल होता है। इसके पीछे रीजन क्या होता है, अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स है, यानी कि इसमें कंप्लीट है। अब ये प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स है, इसकी जब कैटाबॉलिज्म होती है, यानी कि जब इसका ब्रेकडाउन होगा, तो ये हमारा क्या होगा, अलग अलग पार्ट्स में टूट जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे एडेनिन हमारा बिल्कुल अलग हो गया, यानी कि बन नहीं रहा अलग से, एडेनिन हमारा अलग से सिंथेसाइज नहीं हो रहा। लेकिन अगर ये पूरा जो न्यूक्लियोटाइड बना हुआ है ना, इसकी अगर कैटाबॉलिज्म यानी कि जब ये टूटता है तब मान लो हमारा एडेनिन अलग अलग हो जाता है और पेंटोस शुगर, फॉस्फेट हमारे अलग हो जाते हैं, तो उस टाइम पर हम इस एडेनिन का यूज करके फिर से अपने पूरे प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स को बना सकते हैं। यानी कि जो कैटाबॉलिज्म जो टूटकर हम एडेनिन बना, उसका फिर से हम यूज करके जब इस दोबारा प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड को बना देते हैं, तो इसमें हमने क्या किया, ये हमारा बहुत सिंपल होता है और इसी वाले पाथवे को हम बोलते हैं सैल्वेज पाथवे बोलते हैं। लेकिन जो हमारा डी नोवो पाथवे है, ये बेसिकली हमारा बिल्कुल ही स्टार्टिंग से शुरू होता है। डी नोवो इसका मतलब ही होता है फ्रॉम बिगिनिंग, यानी कि डी नोवो पाथवे हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू होगा, यानी कि जो भी हमारा ये बनेगा बहुत स्टार्टिंग से बनता है। तो यहाँ पे हमने ये सारी बात आपको बता दी। तो जैसे हमारा अभी हमको जो है प्यूरिन बनाना है, तो प्यूरिन हमारे दो होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन होते हैं। तो एडेनिन और ग्वानिन को बनाने के लिए हमारे ये इंडिविजुअल नहीं बनते, फ्री बेसिस नहीं बनते, तो हम इनके प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स को बनाते हैं, और ये दो होते हैं।
एक हमारा होता है एडिनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट और एक हमारा होता है ग्यूनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट। अब जो एडेनिन होता है, एडेनोसिन 5 फॉस्फेट है, इसमें हमारा एडेनिन वाला प्यूरिन पाया जाता है और ग्यूनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट में हमारा ग्विनिन वाला मतलब प्यूरिन पाया जाता है। तो हमें अगर एडेनिन और ग्विनिन बनाने हैं तो हमें यहाँ पे जो है AMP यानी कि एडिनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट और यहाँ पे हमें GMP को जो है बनाना पड़ेगा। तो चलो फिर इन दोनों को यहाँ पे बनाते हैं। अब देखो ये जो हमारा AMP और GMP है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है IMP की। IMP मतलब क्या है, आइनोसिन मोनोफॉस्फेट, और ये एक्चुअल में क्या है, एज अ प्रीकर्सर काम करता है, यानी कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ये काम करके क्या करेगा, हमारे एडिनोसिन और ग्वानिसिन को बनाएगा और ये दोनों बन गए तो हमें ऑटोमेटिक जो अपना एडिनिन और ग्वानिन मिल जाएगा, क्योंकि वो इसी के अंदर होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें आइनोसिन मोनोफॉस्फेट को बनाना पड़ेगा। अब देखो ये जो लैंग्वेज है ना, ये मैंने लिख दिया है, आप चाहो तो इतनी ज़्यादा लिखो, वरना शॉर्ट में ऐसे निपटा सकते हो कि ये स्टार्ट होता है हमारा इससे और ये ऐसे शुरू हो जाता है और इसमें हमारी एनर्जी वगैरह भी लगता है। ये मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। तो चलो देखो, ये हमारा वैसे सबसे टफेस्ट वाला है, क्योंकि ये जो हमारा IMP बन रहा है ना, इस तक बनने के लिए बहुत है। और अगर एग्जाम में आता है, मान लो ज़्यादा लॉन्ग में नहीं आता, तो आपको इतना लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको पता है क्या करना पड़ेगा, आप स्टार्टिंग का ये लिखो और इसके बाद आप यहाँ पे इस तरह लिख देना स्टेप 7, यानी कि 7 स्टेप या 8 स्टेप, जितने भी आप मतलब सॉर्ट करना चाहो उतने लिख देना और यहाँ से जुड़ो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 स्टेप है। आपने मान लो ये 1 लिखा, ये 2 लिखा, यहाँ तक आपने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप यहाँ लिख देना स्टेप 9 और उसके बाद डायरेक्टली आप यहाँ पे जो है IMP को फॉर्म कर देना। तो ये एक मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, जिससे भाई याद है। मुझे पता है आपको भाई इतना याद नहीं होता, हम भी कभी स्टूडेंट थे तो हमें पता है। तो जब इतना याद नहीं होता और इसके आगे, क्योंकि ये अभी पाथ पे खत्म नहीं हुआ, IMP के बाद भी हमारा यहाँ पे आगे की कहानी शुरू होती है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो अगर आप चाहो शॉर्ट करना तो सिंथेसिस ऑफ आइनोसिन में आप सिंपल 1-2 स्टेप लिखो और उसके बाद ये कर सकते हो। तो मैं तो आपको पूरा ही पढ़ाऊंगा, तो मैं यहाँ चलो यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है राइबोस 5 फॉस्फेट, और ये हमारा एक नॉर्मल सी, मतलब आपको पता है राइबोस 5 फॉस्फेट एक शुगर मॉलिक्यूल होगा राइबोस, और इसमें मतलब 5वें पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा राइबोस फॉस्फेट। यानी कि अगर इस तरह हम यहाँ पे पूरा बनाएंगे तो यहाँ पे हमारा एक फॉस्फेट ग्रुप लगा, तो ये हमारा राइबोस 5 फॉस्फेट यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारी एनर्जी का यूज होगा और एक हमारा एंजाइम लगेगा राइबोस फॉस्फेट पायरोफॉस्फोकाइनेज, और इसके बाद ये हमारा क्या बनाएगा 5 फॉस्फो राइबोसिल अल्फा पायरोफॉस्फेट PRPP, और ये हमारा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो PRPP बन गया, और इसमें भाई ज़्यादा इतना मतलब वो नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाया नहीं, वरना बहुत ज़्यादा लेंदी होता था, ऐसे ही समझ लो। देन हमारा ये PRPP है, ये हमारा फॉर्म करता है 5 फॉस्फोराइबोसिल अमीन। अब 5 फॉस्फोराइबोसिल अमीन के लिए हमारा एंजाइम लगता है ट्रांसफेरेज। अब ट्रांसफेरेज जहाँ लग जाए वहाँ समझ लो कि हमारा अमीन ग्रुप के बारे में थोड़ी बहुत यहाँ पे बात हो रही होगी, और यहाँ पे हमारा क्या लगता है ग्लूटामीन मतलब इन्वॉल्व करेंगे और H2O पास करेंगे, तो यहाँ पे कुछ एनर्जी हमारी यूटिलाइज हो जाएगी ग्लूटामीन से, और ग्लूटामेट हमारा बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ का जो अमीन ग्रुप है वो हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सारा कुछ कनेक्टेड, ऐसा कुछ अलग नहीं होता। तो यहाँ बन जाएगा 5 फॉस्फोराइबोसिल अमीन। इसके बाद यहाँ पे हमारा गैर मतलब सिंथेसिस यानी कि ग्लाइसिनामाइड राइबोटेट बनेगा, तो इसमें हमारा ग्लाइसिन डाला जाएगा, ATP डाली जाएगी, एनर्जी यूज हो गई, ग्लाइसिन जाके यहाँ ग्लाइसिन अमाइड राइबोटाइड बना देगा। ठीक है, अमीन का अमाइड आ गया, ग्लाइसिन का ग्लाइसिन लग गया, और राइबोटेट हमारा ये राइबोस का होता वो लग गया। उसके बाद यहाँ पे इसका ट्रांसफॉर्माइलेज एंजाइम लगेगा और ये फॉर्म करेगा फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइड राइबोटाइड, यानी कि ग्लाइसिनामाइड राइबोटाइड हमारा सेम है, बस यहाँ पे फॉर्माइल लग गया आगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने फॉर्माइल को एंट्री डाला, N10 फॉर्माइल डाला, THF बाहर निकल गया, फॉर्माइल हमारा ऐड हो गया, और इसका शॉर्ट फॉर्म है FGAR। अब इसमें जो FGAM सिंथेस लगाएंगे, FGAM में क्या होगा, हमारा स्टार्टिंग का सेम है, फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइड राइबोटाइड। अब यहाँ पे ग्लाइसिडा जो अमाइड था, यहाँ पे ग्लाइसिडा अमाइडीन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आइन लग गया, यहाँ पे एक पिरामिडीन का मतलब फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे ग्लूटामाइन हम इन्वॉल्व करेंगे और यहाँ पे ग्लूटामेट बाहर निकलेगा, एनर्जी इन्वॉल्व करेंगे और सिंथेज हमारा एंजाइम लगेगा। तो यहाँ पे FGM लग जाए बन जाएगा। इसके बाद इसमें हम सिंथेज AIR सिंथेज का यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ से हमारा अब तक सेम चल रहा था ग्लाइसिनामाइड ये तीनों, अब यहाँ से हमारे सेम क्या चलेंगे, अमाइनो इमिडाजोल क्या चलेंगे, अमीनो इमिडाजोल राइबोटाइड। ठीक है, अमीनो इमिडाजोल राइबोटाइड AIR हो गया। इसमें हमारी कुछ एनर्जी का यूज़ करेंगे, सिंथेज एंजाइम लगाएंगे। फिर जो हमारे ये AIR है अमीनो इमिडाजोल राइबोटाइड, ये हम कार्बोक्सिलेज एंजाइम की वजह से इसमें हमारा बन जाएगा कार्बोक्सी, आगे लग गया, और यहाँ पे अमीनो इमिडाजोल राइबोटाइड सेम है हमारा। तो ये AIR हमारा था, यहाँ पे CAIR हो गया, क्या हो गया CAIR हो गया। अब इसमें हम SAICAR सिंथेज लगाएंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 5 अमीनो इमिडाजोल, ये हमारा स्टार्टिंग का
फॉर एन सक्सीला कार्बोक्सामाइड राइबोटाइड, तो SAICAR लग जाएगा। इसके बाद हमारा 5 अमीनो इमिडाजोल 4 कार्बोक्सामाइड राइबोटाइड बनेगा, फिर हमारा 5 ये बनेगा और लास्ट में जाके हमारा IMP यानी कि आयनोसिन मोनोफॉस्फेट बन जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मुझे पता है आपको याद नहीं होने वाला है, आप कितना भी कुछ भी कर लो रट्टा लगाओगे बाकी चीज़ें में। तो यहाँ पे वही वाला फंडा करना, ये 2 स्टेप लिखना, फिर स्टेप 9 करके लास्ट में आप जो है IMP बना देना और IMP के बाद आप आगे के स्टेप यहाँ कनेक्ट कर देना, यही आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, फिर हमारे यहाँ सेकंड आता है सिंथेसिस ऑफ AMP। अब देखो हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा कि अगर हमें AMP और GMP बनाना है तो हमें जो है प्रीकर्सर यानी कि स्टार्टिंग मटेरियल के लिए IMP चाहिए, और इस IMP को हमने यहाँ पे अभी बना लिया आयनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब देखो मेरा काम तो समझाना था तो मैंने पूरा समझा दिया, बाकी आप इस तरह करके एक शॉर्ट वो लिख सकते हो। अब ये IMP क्या करेगा ना, IMP हमारे यहाँ पे एडिनाइल सक्सीनेट सिंथेस की मदद से यहाँ पे एडिनाइलो सक्सीनेट बना देगा। क्या बनेगा, एडिनाइलो सक्सीनेट, और इसमें हमारा क्या है, एक एस्पार्टेज का इन्वॉल्वमेंट होगा और एक GTP नाम की एनर्जी हमारी यहाँ लगेगी। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से हमारा IMP बनाता है एडिनाइल सक्सीनेट। अब इसमें क्या लगेगा, हमारा एडिनाइल सक्सीनेट लाइज एंजाइम, तो लाइज एंजाइम क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। तो जो एडिनाइल सक्सीनेट है ये हमारा फ्यूमरेट में टूटेगा और इधर हमारा बन जाता है AMP यानी कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब ये जो फ्यूमरेट है ये हमारा अगेन चला जाता है सिट्रिक एसिड साइकिल में और हमारा इधर जो है AMP यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। तो AMP का आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा हमारा स्ट्रक्चर है AMP का, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का, और यहाँ पे हमारे इस वाले पे हमारी लगी होगी राइबोस 5 फॉस्फेट वाली शुगर। तो इस तरह हमारे ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट नाम का पूरा एक न्यूक्लियोटाइड फॉर्म हो जाता है, यानी कि एक तरह से न्यूक्लियोटाइड है और इसमें ये हमारा एडिनोसिन है यानी कि नाइट्रोजनस बेस है, और ये हमारा पूरा शुगर और फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे हो गया। तो इस तरह बन गया। अब हम क्या करें, इस IMP में अगर IMP डिहाइड्रोजनेज एंजाइम को लगाते हैं तो यहाँ पे हमारी क्या लगेगी, एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा, लेकिन हमें क्या मिल जाएगा, ज़ैंथोसिन मोनोफॉस्फेट यानी कि XMP हमें यहाँ देखने को मिलता है। क्या मिलता है, ज़ैंथोसिन मोनोफॉस्फेट। अब इसमें हम अगेन क्या करेंगे, ग्लूटामाइन को ऐड करेंगे, अपनी एनर्जी वगैरह लगाएंगे और यहाँ पे एंजाइम लगेगा GMP सिंथेस, और सिंथेस या फिर सिंथेटेज आप कोई भी लिख सकते हो। तो हमारे यहाँ पे बन जाता है GMP यानी कि ग्वेनेसिन मोनोफॉस्फेट। अब यहाँ अगर देखोगे तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमारा ग्वेनेसिन का है और साथ में हमारा राइबोस 5 फॉस्फेट शुगर यहाँ पे लगी होगी। तो ये कंप्लीट हमारा एक न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, और जब ऐसे ढेर सारे मिलेंगे तो न्यूक्लिक एसिड हमारा बन जाएगा। तो सिंथेसिस ऑफ AMP और GMP में आपने क्या देखा, IMP हमने बना लिया। अब IMP के बाद हमारा बनता है एडिनाइलो सक्सीनेट और इधर बनता है ज़ैंथोसिन मोनोफॉस्फेट, फिर ये हमारा AMP में बन जाता है और ये हमारा GMP में बन जाता है। बाकी एनर्जी वगैरह आप देख सकते हो, तो इसको एक बार अच्छे से देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी स्टार्टिंग में यहाँ पे थोड़ा आप सॉर्ट कर सकते हो इस तरह से। तो इस तरह हमारा पूरा हो जाएगा मतलब बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन्स के बारे में। ठीक है, बाकी इनकी जो लैंग्वेज है वो मैंने यहाँ लिख दिया, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। अब हम इसके अगर सेल्वेज पाथवे के बारे में बात करें तो वही मैंने बताया कि अगर जो हमारे फ्री प्यूरिन्स होंगे वो हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, मेटाबॉलिज्म के द्वारा, यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म होती है तो फ्री प्यूरिन्स हमारे टूट जाते हैं, उनसे हम क्या करेंगे, रीयूज़ करके हम प्यूरिन्स की न्यूक्लियोटाइड्स को फिर से बना सकते हैं। तो जैसे हमारे 3 है, मान लो एडेनिन, हाइपोजेंथिन और ग्वेनिन, यानी कि यहाँ पे हमारा एडेनिन मान लो इधर से हो गया, इधर से XMP से हमारा ज़ैंथोसिन हो गया, इधर से हमारा GMP हो गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो एडेनिन होगा इससे हमें मिल जाएगा AMP। क्या बन जाएगा, एडेनिन से हमें AMP मिल जाएगा। और यहाँ पे सारी तरफ हमारा एंजाइम लगेगा ट्रांसफेरेज, क्योंकि ये फॉस्फेट ग्रुप को यहाँ पे एक्चुअल में ऐड करने का काम कर रहे हैं। तो ट्रांसफेरेज एंजाइम लगेगा और यहाँ पे PRPP जो आपने स्टार्टिंग में वहाँ पे क्या देखा था, ये वाला जो हमारा PRPP था, इसलिए मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, 5 फॉस्फोराइबोल ये वाला। तो इसके मतलब यहाँ पे एडिशन के साथ या इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा मतलब एनर्जी भी लगेगी, PRPP ग्रुप भी लगेगा और हमारा एडेनिन जो है एडेनिसिन फॉस्फोराइबोलेज ट्रांसफेरेज जो हमारा इसी का था, इसकी वजह से एडेनिसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जो हमारा हाइपोजेंथिन है ये हमारा IMP को बनाता है और जो हमारा ग्वेनिन है ये हमारा GMP को बनाता है। और उसके बाद आपने आखिरी में देखा ही था कि जो हमारा IMP है एडेनिसिन मोनोफॉस्फेट, ये फर्दर हमारा AMP और GMP को यहाँ पे फॉर्म करता है। तो इस तरह हमें जो है फिर से यहाँ पे AMP और GMP मिलते रहते हैं। एडेनिन ने ये बनाया, हाइपोजेंथिन ने IMP, ग्वेनिन ने ये, फिर IMP हमारा अगेन जो है GMP और AMP बनाता रहता है। तीनों में हमारा एंजाइम सेम लगेगा ट्रांसफेरेज वाला। यहाँ पे हाइपोजेंथिन ग्वेनिन फॉस्फोराइबोल ट्रांसफेरेज, ये हाइपोजेंथिन ग्वेनिन है, दोनों की मदद से आप चाहो तो सिंपल तीनों में ट्रांसफेरेज का नाम लिखाना, तीनों सेम रहेगा। और ये PRPP से हमारा PPI बाहर निकला ये, तो ये बहुत ही सिंपल आपको याद रहेगा। तो इसको भी आप एडअप कर लेना, आपके काफ़ी अच्छे जो है मार्क्स हो जाएंगे। बाकी इसके लिए लैंग्वेज आप थोड़ी सी इतनी और बना के लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद ये जो सेल्वेज पाथवे ये 2 तरह से होता है। ये जो हमारा था ये हमारा क्या था, फॉस्फोराइबोजाइलेशन, इसीलिए यहाँ पे फॉस्फोराइबोसिल नाम का मतलब यहाँ पे एंजाइम लगाए। यहाँ पे हमारा होता है फॉस्फोराइलेशन। तो फॉस्फोराइलेशन में तो कुछ नहीं करना, प्यूरिन का हमारा ये न्यूक्लियोसाइड है, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या लगा है, फॉस्फेट ग्रुप नहीं लगा। तो यहाँ पे हम एक एनर्जी डालेंगे, काइनेज एंजाइम लगाएंगे और हमारा बन जाता है प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। सिंपल सा बात है।
अब हम बात करते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ पिरामिडिन न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। तो प्यूरिन्स का आप सबको समझ गए। अब पिरामिडिन्स का भी हमारा ऑलमोस्ट जो है सेम होता है प्यूरिन जैसा, यानी कि यहाँ भी डी नोवो और सेल्वेज पाथवे होगा। डी नोवो में हमारा क्या होगा, स्टार्टिंग से बिल्कुल किया जाएगा, और सेल्वेज में हमारा इसी तरह, यानी कि हमें एंड पार्ट मिल जाएगा, उससे हम डायरेक्टली यहाँ पे जो है अपने पिरामिडिन्स को बना सकते हैं। अब जो डी नोवो पाथवे हमारा पिरामिडिन्स का है, इसके लिए हमें बेसिकली 3 स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं। साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, इससे हमें साइटोसिन मिलेगा, मतलब साइटोसिन। यूरिडिन मोनोफॉस्फेट में हमें यूरेसिल मिल जाएगा, और थायमिडिन मोनोफॉस्फेट में हमें थायमिडिन मिल जाएगा। तो इस तरह 3 हम यहाँ पे पेम कर सकते हैं। अब इसकी शुरुआत करने के लिए अगर आपने यूरिया साइकिल के बारे में पढ़ा होगा, जो पिछले हमने उसमें बात की थी अपनी जो यूनिट 3 थी, तो यूरिया साइकिल की जहाँ से हमारी शुरुआत होती है ना, वहीं से कुछ हमारी शुरुआत होती है इस वाले यानी कि पिरामिडिन की सिंथेसिस की। तो जो हमारा ग्लूटामिन है, जो हमें वहाँ से एक्चुअल में मिलता था, ग्लूटामिन में जब हमारा CO2 जुड़ता है, उसके बाद ये हमारा अमीनो एसिड का ट्रांसएमिनेशन डीएमिनेशन हो रहा था ना, तो वहाँ पे हमें ग्लूटामिन और CO2 मिल रहे थे। CO2 हमें डीकार्बोक्सिलेशन से मिल रहा था और ग्लूटामाइन हमें डीएमिनेशन से मिल रहा था। तो ये दोनों मिलकर हमें कार्बामोइल फॉस्फेट को फॉर्म करते हैं। और बस यहाँ पे एंजाइम हमको जो है सिंथेस 2 यूज़ करना है। वहाँ पे हमने 1 किया था, यहाँ हम सिंथेस 2 यूज़ करेंगे, और यहाँ पे 2 ATP का हम यहाँ पे यूटिलाइजेशन करवाते हैं। तो हमारा बन जाता है कार्बामाइल फॉस्फेट। अब ये जो कार्बामाइल फॉस्फेट है, इसमें हम क्या करेंगे, एस्पार्टिक एसिड को ऐड करते हैं और एंजाइम लगाते हैं ट्रांस कार्बाटामोइलेज। तो हमारा बन जाता है कार्बामोइल एस्पार्टेट। क्या बन जाता है, कार्बामोइल एस्पार्टेट। ये हमारा प्यूरिन से थोड़ा सा सिंपल होता है। अब ये जो हमारा कार्बामोइल एस्पार्टेट है, इसमें हम कराएंगे डाईहाइड्रोऑरेटेज। डाईहाइड्रोऑरेटेज एंजाइम लगाते हैं, तो यहाँ पे हमारा एक हाइड्रोजन ग्रुप जो है बाहर निकल जाता है, और हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है, डाईहाइड्रोऑरेटेट। क्या मिल जाता है, डाईहाइड्रोऑरेटेट, इसको हम DHO बोलते हैं। देन अगेन यहाँ पे क्या होगा, हमारा डीहाइड्रोजनेज एंजाइम लगता है, और ये एंजाइम क्या करेगा, इस डाईहाइड्रोऑरेटेट को ऑरेटेट में कन्वर्ट कर देता है, और यहाँ भी हमारी जो है एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। यहाँ पे शायद एनर्जी हमको मिल रही है, आप यहाँ पे देख लेना। तो अब यहाँ पे हमारा जो ऑरेटेट है, यहाँ पे हम फिर से अपना PRPP वाला लगाएंगे, और यहाँ पे वही ट्रांसफरेज एंजाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप ऐड होना होगा, ट्रांसफरेज का मतलब यही है। तो यहाँ पे हमारा बन जाता है ऑरेटेट से ऑरेटेटिन मोनोफॉस्फेट OMP। अब इसमें हम डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम लगाएंगे, तो हमारा यूरिडिन मोनोफॉस्फेट UMP मिल जाता है। अब इसमें हम एक ATP ज्वाइन कर देंगे, काइनेज यानी कि फॉस्फोराइलेशन कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा UDP यानी कि यूरिडिन डाइफॉस्फेट। तो यहाँ भी हमें मेन जो है UDP बनानी होती है, उसके बाद हमारे ये बाकी के बनते हैं। तो UDP बनाने के लिए आप चाहो तो ऐसे पूरा लिखो, या यहाँ 1-2 स्टेप तो आपको लिखने हैं, उसके बाद आप थोड़ा बहुत आगे कर सकते हो कि 5 स्टेप 3 स्टेप, और उसके बाद आप UDP यहाँ बना देना, UMP तक बना देना। ये तो भाई ईजी होता है। तो CO2 से हमारा ग्लूटामिन बना, हमें मिला यहाँ कार्बामाइल फॉस्फेट। इसमें हमने एस्पार्टिक एसिड जोड़ा, हमें मिला कार्बामाइल एस्पार्टेट, इसी के साथ नाम लग गया। इसमें हमने डाईहाइड्रोऑरेटेट जोड़ा, हमारा बन गया डाईहाइड्रोऑरेटेट। इसके बाद हमने यहाँ पे डाईहाइड्रोऑरेटेट डीहाइड्रोजनेज जोड़ा, हमें मिल गया ऑरेटेट, यहाँ हमें एनर्जी भी मिली। उसके बाद हमने यहाँ ऑरेटेट में PRPP जोड़ा, हमारी एनर्जी कंज्यूम हुई, और यहाँ हमें ट्रांसफरेज एंजाइम की वजह से ऑरेटेटिन मोनोफॉस्फेट यानी कि यहाँ फॉस्फेट लग गया। उसके बाद हमने यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेज लगाई इसकी, तो हमें यूरिडिन, ऑरेटेटिन हमारा हट गया CO2, यूरिडिन हमें मिल गया यूरिडिन मोनोफॉस्फेट। इसमें हमने ATP फॉस्फोराइलेशन करा दी, ATP एक एनर्जी ऐड कर दी, एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया। यूरिडिन मोनोफॉस्फेट से यूरिडिन डाइफॉस्फेट में बन गया। अब यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पे फिर से एक एनर्जी ATP लगा देंगे, तो ये यूरिडिन डाइफॉस्फेट हमारा बन जाता है यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट में। तो ये हमारा बन गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, CTP सिंथेज यानी कि जो हमारा साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट है, इसकी सिंथेज लगाएंगे, तो हमारा बन जाएगा यहाँ पे साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा। तो ये हमारा बन गया। यहाँ पे हम जो है ग्लूटामाइन और ATP का भी यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे हमारा जो UDP है, इसमें अगर हम राइबो न्यूक्लियोटाइड रेडक्टेज लगा देते हैं, तो ये यूरिडिन डाइफॉस्फेट हमारा बनता है DUDP यानी कि डीऑक्सी यूरिडिन डाइफॉस्फेट। और यहाँ पे हमारा डीऑक्सी यानी कि एक OH ग्रुप लगा गया, और यहाँ पे हमें जो है एनर्जी कंज्यूम यानी कि डालनी पड़ी है। उसके बाद हम यहाँ पे DUP में जब यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करेंगे, एनर्जी हमारी बाहर निकलेगी, ये हमारा बन जाएगा DUMP यानी कि डीऑक्सी यूरिडिन डाइफॉस्फेट, डीऑक्सी यूरिडिन मोनोफॉस्फेट बन जाएगा। अब यहाँ मोनोफॉस्फेट हम यहाँ पे एक मिथाइलिन वाला मतलब यहाँ पे कंपाउंड यूज़ करेंगे, और साथ में हम यहाँ पे थाइमिडाइलेट सिंथेज का यूज़ करेंगे, तो ये DUMP हमारा कन्वर्ट हो जाता है DTMP में यानी कि डीऑक्सी थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट। तो यहाँ पे हमारे 3 जो कंपाउंड बनने थे वो यहाँ पे फॉर्म हो चुके हैं। यहाँ हमारा साइटिडिन मोनोफॉस्फेट, यूरिडिन मोनोफॉस्फेट और थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट। तो यहाँ पे UDP से हमारे यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट और यहाँ पे साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट, ये दोनों हमारे बन गए हैं, और इधर हमारा डीऑक्सी थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट बन गया। तो थाइमिडिन, साइटिडिन और यूरिडिन तीनों के तीनों हमें यहाँ पे जो है देखने को मिल चुके हैं। ठीक है, बाकी ये मोनोफॉस्फेट मोनो है, तो आप इनको क्या कर सकते हो, आपको पता है, इसको भाई फॉस्फोराइलेशन कन्वर्ट करके इसको T से M में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नॉर्मली आप इसको भी चाहो आराम से यहाँ पे लिख के आ सकते हो।
तो एक बार अगर फिर से देखेंगे तो यहाँ पे CO2 से ग्लूटामाइन से यहाँ पे कार्बल फॉस्फेट बना, कार्बन एस्पार्टेट बना, ऑर्टिन बना, ये बना, फिर यहाँ पे ऑर्टिन मोनोफॉस्फेट, डी का वो CO2 को बाहर निकाला, हमारा बन जाएगा यूरिडिन मोनोफॉस्फेट। तो ये पहला हो गया यूरिडिन मोनोफॉस्फेट, इससे हमारा यूरिडिन डाइफॉस्फेट बना, फिर यहाँ से हमारा यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट बना और यहाँ से हमारा साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट बना, और साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट से हमको साइटिडिन देखने को मिल जाएगा। फिर यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट से हमें यहाँ पर DUP मिला, डीऑक्सी यूरिडिन डाइफॉस्फेट, फिर डीऑक्सी यूरिडिन मोनोफॉस्फेट और डीऑक्सी थायमिडिन मोनोफॉस्फेट। तो यहाँ पे हमें क्या है, थायमिडिन नाम का यहाँ मिल गया, बाकी यूरिडिन मोनोफॉस्फेट भी हमें यहाँ से मिल ही रहा है। तो इस तरह हमें ढेर सारे अपने यूरिडिन, थायमिडिन और साइटोसिन देखने को मिल जाते हैं। तो इसकी लैंग्वेज यहाँ पे आपको लिखी हुई दिख जाएगी, देख सकते हो। बाकी इसके अगर सेल्वेज पाथवे के बारे में बात करें तो देखो, जो हमारा यूरिडिन है, जो हमारे मतलब जो कैटाबोलिज्म, जैसे हमारा यूरेसिल है उससे हमारा बन जाएगा यूरिटिडिन, साइटोसिन से हमारे जो मतलब फ्री बेसेस होंगे उससे हमारा साइटिडिन बनेगा, और थायमिन से हमारा थायमिडिन बनता है और ये कन्वर्ट करता है डीऑक्सी थायमिडिन में, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे बन गए। अब जो यूरिडिन है इसमें हम जब एनर्जी डालेंगे यहाँ पे और एक काइनेज एंजाइम लगाएंगे, यानी कि फॉस्फोराइलेशन करेंगे, यूरिडिन हमारा बन जाएगा UMP यानी कि यूरिडिन मोनोफॉस्फेट में, साइटिडिन हमारा बन जाएगा साइटिडिन मोनोफॉस्फेट में, और डीऑक्सीथायमिडिन हमारा बन जाएगा डीऑक्सीथायमिडिन मोनोफॉस्फेट में। बाकी यहाँ पे काइनेज नाम का एंजाइम हमारा यूज़ होगा तीनों के लिए, और एक एक एनर्जी हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, तब जाके हमारा ये मोनोफॉस्फेट यहाँ पे बनेगा। अब इसमें एक और एनर्जी डाल दो, हमारा डाइफॉस्फेट बन जाएगा, एक और एनर्जी डाल दो, यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा। तो कुछ भी नहीं है, ये सारी चीज़ें वही हैं जो आपको अच्छे से आती होंगी। तो यहाँ पे आप सेल्वेज पाथवे अच्छे से देख सकते हो। और अगर डाउट हो तो सेल्वेज पाथवे में वही सिंपल है कि जो हमारा पिरिमिडिन या फिर प्यूरिन्स है, इनका जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनका ये हमारे फॉर्म हो रहे थे, जब इनका कैटाबॉलिज्म अगेन होगा तो कैटाबॉलिज्म में ये फिर से टूट बिखर जाते हैं। तो टूटने के टाइम पे अगर हमारे जो यूरेसिल, थायसिन या ये हमारे जो फ्री बेसिस के रूप में आ गए, तो इनका यूज़ करके हम फिर से जो अपने पूरे के पूरे न्यूक्लियोटाइड्स को फॉर्म कर सकते हैं, UMP साइड, और यही हमारा पूरा होता है पिरिमिडिन्स का। तो यहाँ पे हमने देख लिया प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स का पूरा क्या देख लिया हमने, बायोसिंथेसिस देख लिया। तो अब एक और हम टॉपिक कवर करते हैं जो हमारा हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चन में नहीं डाला, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि हमें आगे क्या पढ़ना है, हाइपर यूरेसिया और गाउट के बारे में पढ़ना है। तो ये टॉपिक भी हमारा जरूरी है। तो हमारा टॉपिक आता है डिग्रेडेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब इसमें बेसिकली क्या आता है, कैटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। अब पहले अगर बात करें हम कैटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन्स के बारे में, तो अब देखो हमारा AMP बन गया था, जो हमारा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इससे हमें मिल रहा था। GMP बन गया था, गुआनिसिन मोनोफॉस्फेट, इन्हीं से तो हमें मिल रहा। तो अगर इनकी कैटाबॉलिज्म होनी क्या है, मतलब क्या, हम इनको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तोड़ मरोड़ रहे हैं। तो जब AMP हमारा टूटता है तो इसमें हमारा एंजाइम लगेगा न्यूक्लियोटाइडेज, तो इससे हमारा बनता है एडिनोसिन बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एज लगा है न्यूक्लियोटाइडेज, तो यहाँ पे एक टूटेगा, मतलब हमारा सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होगा, हमारा एडिनोसिन मिल जाएगा। अब इसमें हम एंजाइम लगाते हैं डी एमिनेज एंजाइम लगा के हमारे जो एडिनोसिन है वो कन्वर्ट हो जाता है आइनोसिन में। क्या हो जाता है, आइनोसिन में। अब आइनोसिन को अगर हम न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम फिर से लगाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है हाइपोजेंथिन में। यानी कि जिस तरह हम यहाँ पे इनको फॉर्म कर रहे थे, कुछ उसी तरह से हमारे ये ब्रेक डाउन हो रही हैं। यानी कि यहाँ पे देखो हमारा आइनोसिन इधर बन गया, ये पूरा हमारा IMP वाला है, और इधर हमारा AMP, फाइनली जाके आइनोसिन, यहाँ पे आइनोसिन में टूट रहा था तो AMP हमारा आइनोसिन में आ जाता है। फिर आइनोसिन से हमारा ज़ैंथिन, यहाँ पे देखो ये आइनोसिन है, यहाँ पे हमारा ज़ैंथिन हो जाता है हाइपोजेंथिन। अब ये जो हाइपोजेंथिन है, अगर इसमें हम ऑक्सीडेज एंजाइम लगाते हैं तो हाइपोजेंथिन हमारा ज़ैंथाइन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो जो GMP हमारा था, इसमें अगर हम न्यूक्लियोसाइडेज लगाते हैं और यहाँ पे एक एनर्जी लगेगी तो हमारे ये ग्वानिसिन में टूट जाता है। ग्वानिसिन जो हमें देखना था, तो हमें यहाँ एडिनोसिन, ग्वानिसिन मिल गए थे। अब ये ग्वानिसिन को अगर हम फिर से न्यूक्लियोसाइडेज कर देते हैं तो ये ग्वेनिन में टूट जाता है। अब ये जो ग्वेनिन है ना, इसमें अगर हम डीएमिनेज कर देंगे, जैसे हमने यहाँ एडिनोसिन की डीएमिनेज कर दी, उसी तरह हम इसकी डीएमिनेज करेंगे तो ये भी हमारा ज़ैंथाइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो AMP से बना एडिनोसिन, GMP से बना ग्वानिसिन, फिर एडिनोसिन से हम डीएमिनेज किया, आइनोसिन बना, ग्वानिसिन से ग्वानिसिन बना के इसकी डीएमिनेज की तो हमने यहाँ पे ज़ैंथिन बनाया। फिर ये आइनोसिन का हमने फिर से ब्रेक डाउन किया, हमारा हाइपोजेंथिन बना, इसका ऑक्सीडेज करा, ज़ैंथिन बना। तो दोनों ही साइकिल से हमारा जो है ज़ैंथिन हमको देखने को मिल जाता है। अब ये ज़ैंथिन क्या करेगा, ये ज़ैंथिन हमारा यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है, यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये यूरिक एसिड क्या करता है, फर्दर हमारा यूरिया साइकिल में क्या करता है, यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। यानी कि जो प्यूरिन्स की वो है ना, उसमें क्या होता है, जैसे ये एडिनोसिन है, ग्वानिसिन है, ये या तो हमारे यूज़ हो जाएंगे सेल्वेज पाथवे से फिर से, यानी कि ये हमारे सेल्वेज पाथवे से फिर से यूज़ होकर हमारे प्यूरिन्स न्यूक्लियोटाइड्स में फॉर्म हो जाएंगे, और या फिर ये हमारे मतलब यहाँ पे डिग्रेड हो के हमारे यूरिक एसिड में जाके हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह हमारा प्यूरिन का यहाँ पे कैटाबॉलिज्म होता है। उसके बाद पिरिमिडिन्स के बारे में बात करें तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लो साइटोसिन से यूरेसिल बना, फिर
डाईहाइड्रोयूरेसिन बना, फिर हमारा CO2 और NH3 बनता है, और यहाँ बीटा एलेनिन और बीटा अमीनो आइसोब्यूटेट बनता है, थायमिन से हमारा ये बनता है। यानी कि हमारे जब साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल इन तीनों की जब हम यहाँ पे ब्रेकडाउन करते हैं, डिग्रेड करते हैं, तो हमें 4 प्रोडक्ट मिलते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक अमोनिया, फिर यहाँ पे बीटा अमीनो आइसोब्यूटेराइड और बीटा एलेनिन। अब ये जो हमारा होता है ये तो हमारे यूरिया साइकिल से बॉडी से बाहर निकल जाता है, बाकी ये हमारा फिर से यूज़ हो जाता है और ये भी हमारे बाकी यूज़ हो जाता है। इस तरह हमारे ये चलता है। ये नहीं, ये आपके लिए काम की चीज़ थी प्योरेंस वाला। क्यों थी? क्योंकि अब हमारा टॉपिक आता है हाइपर यूरेसीमिया। तो इसके बारे में सारी की सारी बातें आपको यहाँ लिख के देखने को मिल जाएगी। हम डायरेक्टली जो है यहाँ डायग्राम से समझते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि हमने क्या देखा, जब प्यूरेंस था तो प्यूरेंस का जब कैटाबॉलिज्म यानी कि यहाँ पे कैटाबॉलिज्म हो रहा तो ये यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा था। अब मान लो किसी रीज़न से हमारी बॉडी में प्यूरेंस का अमाउंट बढ़ जाता है, प्यूरेंस हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं। तो जब प्यूरेंस का अमाउंट बढ़ जाता है तो भाई क्या होगा, प्यूरेंस हमारे जब अमाउंट बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक उनकी कैटाबॉलिज्म बढ़ जाएगी और हमारी बॉडी में जो है यूरिक एसिड का यहाँ पे जो है अमाउंट बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या बढ़ जाएगा? यूरिक एसिड का अमाउंट बढ़ जाएगा। अब ये यूरिक एसिड का मेनली काम क्या होता है पता है? यूरिक एसिड क्या करता है हमारी बॉडी में, पहला काम क्या करता है कि यूरिया में कन्वर्ट होता है और यूरिया के थ्रू, यूरिन के थ्रू यानी कि पेशाब के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है। तो इस तरह हमारा यूरिक एसिड यहाँ पे बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर वो ज़्यादा हो जाए, अगर हमारा यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है तो ये क्या करेगा, अपने हाइड्रोजन को ब्लड में छोड़ देगा, जिससे हमारा ब्लड का pH हमारा डाउन होगा, जो भी एक डेंजरस है। उसके बाद जब ये यूरिक एसिड अपना हाइड्रोजन को यहाँ छोड़ देगा तो ये बन जाता है यूरेट आइन, यानी कि एक आइंस में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके बाद हमारे ब्लड में क्या होता है, सोडियम आइन जो होता है ना, वो सोडियम आइन क्या करेगा, इस यूरेट के साथ जाके मिलके बाउंड करेगा। और जब ये इसके साथ जुड़ेगा तो हमारा क्या बनता है, एक सोडियम है मोनो, तो मोनोसोडियम यूरेट यानी कि मोनोसोडियम यूरेट नाम का हमारा ये बन जाता है। क्रिस्टल कैसे बनता है ये मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा। तो हमारा बन जाता है मोनोसोडियम यूरेट। अब मान लो कि ये जो प्यूरेंस है ये हमारी बॉडी में और ज़्यादा होते जा रहे हैं, हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, तो ऑटोमेटिक यूरेट आइंस का अमाउंट बढ़ता जा रहा है। तो जब ये हमारे एक सैचुरेटेड फॉर्म में चले जाते हैं, यानी कि मोनोसोडियम यूरेट हमारी बॉडी में एक ज़्यादा मात्रा में हो गया, अत्यधिक यानी कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाते हैं, तब ये सैचुरेटेड होकर क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगर ये क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये गाउट अटैक भी कर सकते हैं। अब गाउट का मतलब क्या होता है, तो जैसे हमारी बॉडी है तो बॉडी के जो हमारे जॉइंट्स है, जैसे हमारे घुटने हो गए, हमारे नीज हो गए, एल्बो हो गए हमारे, तो यहाँ पे हमारे मतलब अंगूठे के हो गए, ये जॉइंट्स हो गए, कोई भी हमारे जॉइंट्स ले सकते हैं। तो उन जॉइंट्स पे हमारा साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। तो वहीं पर क्या करते हैं कि ये मोनोसोडियम जो यूरेट होते हैं क्रिस्टल, वो यहाँ पे जाकर डिपॉजिट होने लगते हैं। और डिपॉजिट होने की वजह से क्या है कि इस तरह हो जाएंगे। अब ये मेनली क्या करेंगे, अब यहाँ पे मतलब एकदम ऐसा लगेगा जैसे चुभन हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा हो रही है। और जब ये पूरा इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ का फ्लूइड हमारा खत्म हो जाएगा, तो आपके हाथ पैर यहाँ पे आप मूवमेंट नहीं कर पाओगे। आप ऐसे घुमाओगे, आप ऐसा हाथ करोगे, ये मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि भाई जॉइंट्स में क्या है, हमारा ये क्रिस्टल नाम का मतलब मोनोसोडियम क्रिस्टल पूरा भर चुका है, इसकी वजह से यहाँ पूरा भरा होता है। अब आपको बताया कि भाई हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी अपने WBC और बाकी के भाई इन्फ्लेमेटरी रीजन को भेजेगी कि यहाँ पे भाई कुछ गड़बड़ है और इनको आप मार्केट करो। तो जब यहाँ पे हमारे पहुँचते हैं तो यहाँ पे हमारी भाई देखते हैं कि इतना सारा हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाती है इन्फ्लामेशन, यानी कि यहाँ पे अटैक होगा, यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगी, यहाँ पे पूरी स्वेलिंग आ सकती है और भयंकर वाला पेन होता है, जॉइंट पेन होगा भयंकर वाला। और उसी भयंकर पेन को हम यहाँ पे गाउट अटैक बोलते हैं। यानी कि अगर ये हमारे इकट्ठा हो जाता है तो आपको इस जगह पे बहुत ही ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिलता है, और उसको हम क्या है, गाउट पेन बोलते हैं। और जो इन्फ्लामेशन की वजह से होता है, और ये क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे मोनोसोडियम यूरेट यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। और ये इकट्ठा क्यों होगा, क्योंकि हमारी बॉडी में यूरेट आउन बढ़ गया। ये क्यों बढ़ा, क्योंकि हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ गया। यूरिक एसिड क्यों बढ़ा, यहाँ पे 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो यूरिक एसिड हमारा यूरिया में कन्वर्ट हो गया, बॉडी से बाहर नहीं निकल रहा, या फिर जो प्यूरिन्स है उनकी कैटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हमारा यूरिक एसिड भी ज़्यादा बन रहा है। और प्यूरिन्स ज़्यादा बन रहे हैं क्योंकि हम ऐसे सब्सटेंस को ज़्यादा खा पी रहे हैं जिसमें प्यूरिन्स हमारा ज़्यादा पाया जाता है। तो अब थोड़ा सा अगर इनकी लैंग्वेज देखें तो हाइपर यूरेसीमिया, जब हमारा ये जो यूरिक एसिड की कंडीशन हमारी बढ़ जाती है तो इसको हम हाइपर यूरेसीमिया बोलते हैं। 2 हैं, देखो, यूरिक एसिड का अमाउंट बढ़ गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपर यूरेसीमिया बोलेंगे। और जब ये बढ़ जाएगा तो यूरेटाइड में कन्वर्ट होकर मोनोसोडियम यूरिक क्रिस्टल में कन्वर्ट होकर ये हमारे जब यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और यहाँ पे दर्द कॉज करता है, तो इसको हम गाउट बोलते हैं। तो 2 रीज़न है, यूरिक एसिड बढ़ा, हाइपर यूरेसीमिया, और हाइपर यूरेसीमिया फर्दर जाके हमें जो है गाउट करेगा, यानी कि हमारे जॉइंट्स में दर्द वगैरह करता है। तो ये हमारी कंडीशन है जिसमें यूरिक एसिड हमारे ब्लड में बढ़ जाता है। अब ये कंडीशन में यूरिक एसिड हमारा जो है लीवर और मतलब ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है, लीवर से ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएगा और हमारे यूरिन्स के थ्रू वैसे मतलब पास हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये हमारा पास नहीं हो पा रहा है। इसके भी कॉजेज क्या है, 2 तरह के हो सकते हैं, ये प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या है, जब हमारा लार्ज अमाउंट में जो है यूरिक एसिड प्रोड्यूस होने लगा, और
ये क्या होगा, क्योंकि हमारी बॉडी में मतलब प्यूरिन्स का अमाउंट ज़्यादा हो गया और प्यूरिन्स की कैटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रही है, या फिर हमारी बॉडी में जो यूरिक एसिड है वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। सेकेंडरी में क्या है कि यहाँ पर कोई और बीमारी हो गई है, उसकी वजह से हमको हो रहा है। तो प्राइमरी हमारा यही था जो मैंने अभी आपको बताया, सेकेंडरी आपका ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं गाउट के बारे में यहाँ पे। तो ये हमारा एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जो मोनोसोडियम यूरेट के डिपोजिशन की वजह से हमारे मतलब हमारे जो टिश्यू वगैरह हो गए, मेनली हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे जाके इन्फ्लामेशन कॉज करेगा और हमको पेन कर सकता है। ठीक है, तो ये मेनली हमारा जॉइंट्स के अंदर होता है और बहुत ही इन्फ्लामेटरी कॉमन डिसीज है। और ये क्या होगा, क्योंकि हमारी बॉडी में हाइपर यूरेसीमिया हो जाता है, तब ये हमें देखने को मिलता है। और ये क्या होगा, क्योंकि अगर कैटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन्स हमारा ज़्यादा हो जाता है। तो इसके पीछे कॉजेज क्या है, तो पहला है ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड जो हाइपर यूरेसीमिया है। अब क्या हो सकते हैं, तो एक हमारा जेनेटिक फैक्टर है, अगर हमारे जीन्स वगैरह में म्यूटेशन हो रही है, यानी कि क्यों भाई प्यूरिन्स हमारा क्या एक तरह से डीएनए का पार्ट है, तो अगर उसमें म्यूटेशन वगैरह ज़्यादा होगी तो हमारे प्यूरिन्स की मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगी, और मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगी तो हमें जो है यूरिक एसिड ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि प्यूरिन्स की वजह से ही तो हमारा यूरिक एसिड फाइनली प्यूरिन्स की कैटाबॉलिज्म हो रही थी यहाँ पे, तभी तो जाके हमें यूरिक एसिड मिल रहा था। तो इसी से ये बनता है। फिर इंक्रीज प्यूरिन इंटेक, अगर प्यूरिन्स कोई ज़्यादा मात्रा में ले रहा है, जैसे रेड मीट खा रहा है कोई, सी फूड या फिर हाई फ्रक्टोज ले रहा है, तब जाके हमें ये हो सकता है। इसके बाद अगर हमारा टर्नओवर, जैसे हमारा ल्यूकेमिया से ये सब कुछ बीमारी लग जाती है, तब भी हमें जो है ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, बाकी एक अंडर एक्सक्रीशन है, जब यूरिक एसिड कम हो जाता है, जैसे रीनल इंपेयरमेंट हो गया, जेनेटिक फैक्टर हो गया, तो इन सब की वजह से हो सकता है। बाकी क्रिस्टल फॉर्म क्या होगा, जब हमारी बॉडी में अत्यधिक मात्रा में ज़्यादा हो जाता है तो सॉल्युबिलिटी लिमिट को क्रॉस करके वहाँ सुपर सैचुरेटेड हो जाता है और उसकी वजह से हमारे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाते हैं, और इन्हीं पीपीटी को हम जो है क्रिस्टल यहाँ पे बोल देते हैं। तो ये था पूरा का पूरा हमारे इसी के बारे में। तो यही था आज की इस वीडियो में। अब हम आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी भी कमेंट करके जरूर बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी टॉपिक बहुत सारे आते हैं, तो जो भी लगा आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, न्यूक्लिक एसिड की डेफिनेशन कमेंट सेक्शन में लिखनी है, ये वीडियो को लाइक करना है, लाइक हम लगते हैं 1000 लाइक्स, और भाई इतनी बड़ी मेहनत के लिए अगर आप लाइक करते तो अच्छा लगेगा और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं हम आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर, अपना अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिएगा, बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।